कैसे हुए सरदार खुशवंत सिंह ओशो के मुरीद। गुरु प्रेमियों, आज की गुरु स्टोरी थोड़ा हटके है। आप में से जो श्रोता 1970-80 के दशक में समझदार रहे होंगे, वे प्रसिद्ध पत्रकार सरदार खुशवंत सिंह से भली भांति परिचित होंगे। अन्य श्रोताओं के लिए हम बता दें कि सरदार खुशवंत सिंह पत्रकारिता के जगत के एक जाना माना नाम है। 1915 में जन्मे सिंह जी पत्रकार होने के साथ ही एक वकील और भारत के राजदूत भी रह चुके थे। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय अपने अनुभव पर खुशवंत सिंह जी ने प्रसिद्ध किताब ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी, जिस पर एक फिल्म भी बनाई गई। खुशवंत सिंह उस वक्त के बड़े पढ़े लिखे थे। सरकारी विश्वविद्यालय लाहौर से स्नातक होने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा लंदन विश्वविद्यालय से पूर्ण की। 1951 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के पत्रकार के रूप में नियुक्त किया गया। 1956 में वे यूनेस्को पेरिस में भी कार्यरत रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार के समय उनकी भूमिका पत्रकार के रूप में बड़ी अहम थी। उन्हें इंदिरा गांधी का बड़ा समर्थक माना जाता था। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सरदार खुशवंत सिंह ने इंदिरा गांधी से दूरियां बढ़ा ली। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी सरकार का खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन था, जिसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को मिलिट्री ऑपरेशन से खाली कराया गया था। खुशवंत सिंह खुद सरदार थे और उनकी भावनाओं को इस ऑपरेशन से ठेस पहुंची थी। कहने का तात्पर्य यह है कि सरदार खुशवंत सिंह बड़े ही जाने माने और रुतबेकार पत्रकार थे, जिनका लिखा कोई टालता न था। निजी तौर पर वे ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे और इस पर उन्होंने 2 किताबों का लेखन भी किया, जिसमें वे लिखते हैं, मैं नहीं मानता कि ईश्वर का अस्तित्व है। न तो मैं ईश्वर के अस्तित्व को मानता हूं, न ही स्वर्ग और नरक को। मैं तो यह भी नहीं मानता कि पुनर्जन्म होता है। मेरे हिसाब से कर्म सिद्धांत भी कोई मायने नहीं रखता। जब व्यक्ति मरता है तो सब खत्म हो जाता है। आध्यात्मिक संस्कृति के नाम पर कथाकथित गुरुओं ने लोगों को बस लूटने का काम किया है और बदले में कोरी बातें और अंधविश्वास दिया है। गुरु प्रेमियों, इतने विस्तार से सरदार खुशवंत सिंह के बारे में बताने का तात्पर्य यह है कि हम समझें कि वे कैसे व्यक्तित्व थे और उनके ईश्वर और आध्यात्मिक संस्कृति के विषय में विचार क्या थे। सन 1970 में ओशो आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे। वे बंबई के वुडलैंड अपार्टमेंट में रहते थे। तब तक पूरा देश ओशो के विचारों से अवगत हो चुका था। जितनी उनकी प्रशंसा हो रही थी, उतनी ही आलोचना। मूल रूप से ओशो आध्यात्म के नाम पर चल रहे ढोंग और पाखंड को धाराशायी करने में लगे थे। जहां ओशो को धर्म और आध्यात्म का बड़ा जानकार माना जाता था, सरदार खुशवंत सिंह का इन दोनों बातों से दूर दूर का नाता न था। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। सरदार के संपर्क में एक ओशो सन्यासिन आई, जिसका नाम गार्सिया मार्सियानो था। वह भगवा चोला और गले में ओशो की माला पहनती थी, जो उस समय के सभी ओशो सन्यासी पहनते थे। समय के साथ सरदार खुशवंत सिंह और ग्रासिया अच्छे दोस्त हो गए। मिलना मिलाना भी बढ़ गया। गार्सिया कई घंटों तक सरदार के ऑफिस में बिताती
और अपने गुरु ओशो के विषय में चर्चा करती। सरदार खुशवंत सिंह लिखते हैं कि उन्हें इन बातों में कोई भी रुचि न थी, परंतु चूंकि गार्सिया एक आकर्षक महिला थी, सरदार मजबूरन उसकी बातें सुनते। गार्सिया ध्यान के अपने अनुभव और ओशो के चमत्कारी व्यक्तित्व पर घंटों बोलती रहती। सरदार सिंह मन ही मन गार्सिया की सुंदरता को निहारते रहते। वह अक्सर सरदार से आग्रह करती कि उन्हें जीवन में एक बार ओशो से अवश्य मिलना चाहिए, परंतु जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, सरदार जी को इसमें बिल्कुल भी रुचि न थी। एक दोपहर जब हमेशा की तरह गार्सिया ओशो के विषय में चर्चा कर रही थी, सरदार बोल पड़े। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे गुरु से मिलूं, तो मैं मिल सकता हूं, परंतु मेरी फीस कुछ अलग है। दरअसल सरदार खुशवंत सिंह का इशारा जिस्मानी था। गार्सिया स्तब्ध रह गई। वह उठकर चली गई। सरदार सिंह को लगा कि इस रिश्ते का अब अंत हो गया था। तभी कुछ दिन पश्चात वह पुनः ऑफिस आई। उसके तेवर कुछ बदले हुए थे। वह सीधे ऑफिस आई और कुर्सी खींचकर बैठ गई और बोली, सरदार जी, उस दिन आपने ओशो से मिलने पर आपकी फीस का जिक्र किया था। अगर आपकी फीस जिस्मानी है तो वो भी ठीक है, मैं तैयार हूँ, परंतु याद रहे शर्त यह है कि उसके बाद आप मेरे गुरु से जरूर मिलेंगे। बोलिए, मंजूर है? यह कहते हुए वह सरदार के सामने हाथ फैलाए खड़ी हो गई। सरदार खुशवंत सिंह दंग रह गए। उन्होंने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। वे समझदार थे और जानते थे कि गार्सिया जैसी एक आकर्षक स्त्री अपने अस्मिता को कुर्बान कर रही थी, परंतु प्रश्न यह था कि यह सब करके उसका क्या लाभ होगा। सरदार सिंह आगे लिखते हैं, मैं दंग रह गया। वह स्त्री मात्र इसलिए तैयार हो गई थी कि मैं उसके गुरु से मिलूं। इतनी बड़ी कुर्बानी। मैं मन ही मन क्या क्या सोच रहा था, परंतु यह कल्पना से परे था। मैंने एक सभ्य नागरिक का चोला पहन रखा था, परंतु अंदर से मेरे विचार इसके बिल्कुल विपरीत थे। जहां मैं मन में कामुक विचारों को पनाह दे रहा था, वहीं एक स्त्री जो पाश्चात्य संस्कृति से आई थी, अपने गुरु प्रेम में अपने आप को न्योछावर करने को राजी हो गई थी, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके गुरु से मिलता। यह अपने आप में एक अद्भुत बात थी। गुरु प्रेमियों, यहां इस बात की प्रशंसा करनी होगी कि सरदार खुशवंत सिंह दिलेर और सच्चे इंसान थे। जैसे थे वैसे ही लिखते थे, बिना राग लपेट के। वे चाहते तो इस बात को कभी उजागर न करते, परंतु उन्होंने अपने अंतरंग विचारों और तृष्णाओं के विषय पर लिखकर यह बता दिया कि वे सच्चे इंसान थे। सरदार सिंह बिना किसी शर्त के ओशो से मिलने के लिए तैयार हो गए। ओशो की सरदार खुशवंत सिंह के साथ मीटिंग तय कर दी गई। तय समय से कुछ पहले सरदार बंबई के वुडलैंड अपार्टमेंट जा पहुंचे, जहां ओशो रहते थे। सरदार कमरे में प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा कक्ष में एक कुर्सी रखी हुई थी, जिस पर वे बैठ गए। सामने लकड़ी का तख्त था, जिस पर कुछ किताबें रखी हुई थी। दीवार से लगी हुई कांच की एक अलमारी थी, जिसमें कई किताबें रखी हुई थी। सरदार ने उठकर किताबों को देखना शुरू किया। किताबें कई विषयों पर थी, जिनमें
धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, दुनिया के धर्म, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, ज्यू आदि पर कई किताबें थी। इसके अलावा कई महापुरुषों की चरितावली भी थी और कुछ मैगजीन्स भी रखी हुई थी। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान और विश्व के अनबूझे रहस्यों पर कई किताबें रखी हुई थी। सरदार खुशवंत सिंह इस तरह के निजी पुस्तकालय से बहुत अधिक प्रभावित हुए। उन्हें इसकी उम्मीद न थी। चूंकि वे स्वयं पढ़े लिखे थे, उन्हें इस तरह के पुस्तकालय की असली कीमत का अंदाजा था। वे सोचने लगे कि ओशो किस तरह के इंसान होंगे जो इतने विषयों पर पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। जैसे ही वह पुस्तकों को देखकर पुनः अपनी कुर्सी पर बैठे कि ओशो रजनीश अपनी मुस्कान बिखेरते हुए कमरे में दाखिल हुए। सरदार खुशवंत सिंह अपने शब्दों में लिखते हैं, करीब 40 साल का वह युवक जिसका शरीर सुडौल था, कमरे में दाखिल हुआ। उसकी लंबी काली दाढ़ी थी जिसके कोनों पर कुछ सफेद बालों का गुच्छा था। उसने हल्के भगवे रंग का लंबा चोला पहना था और सर पर एक वुलन टोपी पहनी थी। वह युवक बड़ा आकर्षक था। उसकी सुंदर, बड़ी और गहरी आंखें थी। मैं उसकी सुंदर आंखों में डूब गया। उसकी मुस्कान मनमोहक थी। उसकी चाल सदी हुई थी। नमस्कार करता हुआ जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैं उसे जी भरकर देख ही रहा था कि वह तख्त पर आकर बैठ गया और बोला, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? क्या समस्या है? खुशवंत सिंह लिखते हैं, तब तक मैं एक बड़ा जाना माना पत्रकार था। बड़े से बड़ा व्यक्ति मुझसे डरता था। मेरा लिखा अकाट था। ओशो रजनीश का अचानक यह पूछना कि क्या समस्या है ने मुझे अर्श से फर्श पर ला दिया। कहीं न कहीं एक प्रसिद्ध पत्रकार के अहम को ठेस पहुंची थी। इसका एक और कारण यह भी था कि ओशो रजनीश ने सरदार को देखकर कोई पहचान जाहिर नहीं की थी, जिसे सिंह साहब ने दिल पर ले लिया था। खैर, खुशवंत सिंह बोले, नहीं नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है। तब ओशो बोले, तो आप यहां क्यों आए हैं? यहां लोग अपनी परेशानियां, समस्याओं के निवारण के लिए आते हैं। अगर आपके पास कोई परेशानी नहीं है तो कृपया अपना और मेरा समय नष्ट ना करें। खुशवंत सिंह लिखते हैं, यह एक बड़ी खराब शुरुआत थी, पर अब तक मैं समझ गया था कि हो न हो, जो व्यक्ति मेरे सामने है वह कुछ विशेष है। अतः मैं बोल पड़ा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्यों देश विदेश से लोग आपसे मिलने आते हैं। ऐसा क्या विशेष है आपके पास जो आपसे मिलकर प्राप्त होता है? जवाब में ओशो बोले, विशेष यह है कि मैं उनकी परेशानियां दूर करने का प्रयास करता हूं। परंतु अगर आपके पास कोई परेशानी नहीं है तो मैं आपके लिए कुछ भी करने में असमर्थ हूं। सरदार खुशवंत सिंह ने सोचा, अगर इसी वक्त मैं कुछ समस्या न बोलूं तो शायद बात यहीं खत्म हो जाएगी। अतः उन्होंने कह दिया, वैसे तो मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता और न ही पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत पर, परंतु न जाने क्यों मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है। मुझे स्वयं अजीब लगता है, पर सत्य कहूं तो मुझे यह भय हमेशा से था।
ऐसा कोई वक्त न था जब मुझे यह भय न रहा हो। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? ओशो कुछ देर रुके, फिर बोले, तुम सही कह रहे हो। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। यह बिना न्योते और अचानक आती है। जब भी तुम्हें भय घेरे तो इस सत्य को याद करना कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है। साथ ही कुछ समय मृत्यु को समझने में लगाएं। हो सके तो कुछ समय उन लोगों के साथ बिताएं जो मृत्यु के करीब हों। ऐसा करने से मृत्यु का डर थोड़ा कम हो जाएगा, परंतु इसके आगे तो कुछ किया नहीं जा सकता। ओशो आगे बोले, और कोई समस्या? खुशवंत सिंह अब और कुछ समस्या सोचने में असमर्थ थे, अतः यह मीटिंग वहीं खत्म हो गई। हालांकि सरदार सिंह ओशो के जवाब से ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी ओशो ने उन पर काफी प्रभाव छोड़ा था। वह इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि ओशो सच्चे थे और सीधी बात करते थे। खुशवंत सिंह खुश थे कि ओशो ने सत्य में ही उनका और अपना समय व्यर्थ नहीं किया था। मीटिंग के खत्म होने के कई दिनों बाद भी सरदार जी ओशो के बारे में सोचते रहे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने गार्सिया से मुलाकात कर ओशो के विषय में और जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दी। इसी दौरान वे ओशो आश्रम पूना भी गए, जहां रहते हुए उन्होंने ओशो और उनके सन्यासियों के विषय में कई बातें जानी। इन सब के पश्चात सरदार सिंह ने जो लिखा वह इस प्रकार है। सरदार खुशवंत सिंह गार्सिया के विषय में कहते हैं, वह इटालियन लड़की जो पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार पली बड़ी थी, जीवन के विषय में मुझसे कहीं ज्यादा सुलझी हुई थी। मैं काम वासना को अपने दिलो दिमाग में दमन कर सभ्यता का चोला ओढ़े घूम रहा था, परंतु वह स्त्री इसे कहीं पीछे छोड़ आई थी। वह मुझसे कहीं ज्यादा सरल थी और जीवन में बह रही थी। ओशो के विषय में खुशवंत सिंह कहते हैं, मैंने कई गुरुओं को जानने समझने की कोशिश की है। पत्रकारिता की दृष्टि से मेरा इनसे कई बार मिलना जुलना होता था, परंतु ओशो रजनीश जैसा कोई नहीं है। वे विरले हैं और अद्भुत हैं। उनके जैसा पढ़ा लिखा विद्वान आज के युग में ढूंढना मुश्किल है। वे आध्यात्मिक गुरु तो हैं ही, परंतु इसके अलावा तत्कालिक विषयों पर उनकी जानकारी अद्भुत है। जहां अन्य गुरु वेदों और उपनिषदों से उधार ज्ञान को दोहराते हैं, वहीं ओशो अपने अनुभव और आत्मबोध से उपजे ज्ञान को सरलता से लोगों में बांट रहे हैं। फिर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि देश दुनिया से लोग उनसे आकर्षित हो रहे हैं। ओशो के बारे में कुछ भी कहना समंदर के जल को चाय की प्याली में भरने जैसी मूर्खता होगी। ओशो रजनीश जब बुद्ध, महावीर, कृष्ण और बाबा गुरु नानक पर प्रवचन देते हैं तो उनका ज्ञान किताबों से नहीं उपजता है, बल्कि अपने आत्मबोध की रोशनी से होता हुआ इन महापुरुषों को छूता है। जब ओशो गुरु नानक पर प्रवचन देते हैं तो वह उनका दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि प्रवचन के समय वे ही नानक हो जाते हैं। धर्म हो, राजनीति हो, कोई शास्त्र हो या दर्शन शास्त्र, अगर कोई सत्य में इन जटिल विषयों पर बोलने का हकदार है तो वह सिर्फ और सिर्फ ओशो हैं। मैंने बहुत समय ओशो आश्रम पूना में गुजारा
और पाया कि सत्य में ही सद्गुरु ओशो के सानिध्य में रहना उत्सव के समान है, जहां हर व्यक्ति अपने हिसाब से रह सकता है, आनंद पूर्वक, जहां किसी का कोई आंकलन नहीं होता, बस सहायता होती है। वैसे तो ओशो जैसे महापुरुष पहले भी आए हैं, परंतु इतनी सरलता से समझाने वाले सद्गुरु शायद ओशो अकेले हैं। मैंने आश्रम में रहकर जाना कि प्रश्नोत्तरी सभा के द्वारा वे कई जटिल विषयों को सरलता से समझाते हैं, जिससे प्रश्न पूछने वाला तो संतुष्ट होता ही है, साथ ही कई अन्य लोगों को लाभ मिलता है। अगर ओशो न होते तो यह संभव न होता। अंत में सरदार खुशवंत सिंह लिखते हैं, एक बार आश्रम से मैंने बाबा गुरु नानक की प्रवचन श्रृंखला का कैसेट खरीद लिया और घर ले आया। मैं सिख हूं और बचपन से गुरु नानक के विषय पर सुनता पढ़ता आ रहा हूं। कैसेट खरीदने के पीछे मेरा प्रयोजन जिज्ञासा से ज्यादा कुछ न था, परंतु उस रात सोने से पहले जब मैंने वह ऑडियो कैसेट चलाया तो मैं स्तब्ध रह गया। ओशो के मुख से निकला एक एक शब्द मोती की तरह था, जो मेरे दिल में उतर रहा था। मैंने कभी इससे पहले बाबा नानक पर ऐसी व्याख्या न सुनी थी और आगे शायद सुनूंगा भी नहीं, क्योंकि जो और जैसा ओशो ने कहा वैसा किसी और के लिए शायद संभव न होगा। गुरु प्रेमियों, जम्बूद्वीप भारत में कई महापुरुष और सद्गुरुओं ने जन्म लिया, जिनकी गिनती की जाए तो एक जन्म भी कम है। इसके बावजूद भारतवासियों का जो आध्यात्मिक उद्धार होना चाहिए था वह शायद न हो सका। इसका एक मूल कारण यह भी है कि शायद हम आत्मसंतुष्ट हो गए हैं। आध्यात्मिक जीवन और प्रगति हमारे लिए बस प्रवचन और किताबों तक सीमित है। शायद इसीलिए हम इन महापुरुषों का आदर सम्मान और पूजा तो करते हैं, परंतु उनके बताए ज्ञान को प्रयोग में लाने से बचते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें प्रभु ने मानव जन्म के रूप में यह सुअवसर दिया है। हम सभी आध्यात्मिक प्रगति करें, ऐसी मनोकामना के साथ हम सभी गुरुओं को सादर प्रणाम करते हैं। गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे कई अन्य गुरु स्टोरीज लाते रहेंगे। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।